हे गाइस, पहले की तरह आप लोग सबका मिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 8 से क्लास 12 तक के साइंस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को इजी वे में कवर करने वाले हैं, चाहे वो चैप्टर फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है। मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है, जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था। हमने फर्स्ट चैप्टर पे 8 वीडियोस को कवर किया है, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 2, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं। आप जब भी किसी वीडियो को देखते हैं या फिर किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसे केयरफुल होकर के पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपके माइंड में वो आराम से घुसते चला जाता है, आपको समझ में आने लगता है। लेकिन आप जैसे ही अनकेयरफुल होकर के पढ़ते हैं, आपका दिमाग पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है, आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, आप सिर्फ रटाफिकेशन करते हैं, और आपको पता ही होगा कि रटाफिकेशन से हम उस चैप्टर को या फिर किसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे ही भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप उसे समझ करके पढ़ते हैं, उस पर कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा फोकस होकर के देखें, और आपको जो जो स्टेटमेंट मिल लग रहा हो उसे अपने नोटबुक में नोट करते चले, और उसका फिर आप रिविजन करें। इससे क्या होगा कि आपको वो चैप्टर, आपको वो सब्जेक्ट लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो हम लोग अब इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम पेड़ पौधे, जंतु, जानवर आदि चीज जैसों को देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम अपने खुली हुई आंख से नहीं देख सकते, इसलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा गया है। मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म, और ऑर्गेनिज्म मींस जीवित, जो जंतु होती है, जो प्राणी होती है, उसे हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बहुत छोटा से छोटा जो जंतु होती है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं, जिन्हें हम अपने खुली हुई आंख से नहीं देख सकते। वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, though not all of them fall into the category of microbes। आपको पता होगा कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, या फिर जो मिट्टी है, पानी है, उन सारे चीजों में काफी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन हम अपने खुले हुए आंख से उन्हें नहीं देख सकते हैं। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी को उठाते हैं, तो उसमें आप अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। ओके, आप किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी जगह को आप सर्च करें, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलने ही वाली है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इतने स्मॉल होते हैं, साइज में इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसे अपने खुली हुई आंख से नहीं देख सकते, अपने बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसे नहीं देख सकते हैं। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass। आपने ब्रेड को देखा होगा कि उसमें फफूंद लग जाती है, कुछ दिनों बाद वो वेट के कारण, मॉइस्चर होने के कारण वो उस पे उजली उजली परत बन जाती है, जो फंगस के कारण होती है। अगर हम उस ब्रेड को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती है। Others cannot be seen without the help of a microscope। हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम कोई भी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। That is why these are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोस्कोप की हेल्प से, मदद से हम लोग इस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, इसलिए इसका नाम हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। आपको बता दूं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम अपने आंख से नहीं देख सकते, वो 4 भाग में डिवाइड है, वो 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगी, जो 4 ग्रुप्स हैं, वे आते हैं। तो अब हम लोग इन सब के बारे में काफी डीपली एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि ये प्रोटोजोआ क्या है, बैक्टीरिया क्या है, फंगी क्या है, अलगी क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे लिए सही होता है या फिर गलत होता है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंड्स है या फिर फो है, इन सारे चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का पिक्चर है। ओके, ये जो है बैक्टीरिया है। अब आप ये पिक्चर देखिए जो
क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा है जो एल्गी के अंतर्गत आता है। और ये पिक्चर प्रोटोजोआ का है। ये प्रोटोजोआ के अंदर एमीबा एंड पैरामीशियम आता है। और फंगी में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस आता है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम अपने खुली हुई आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफी अलग होता है। वायरस के गुण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गुण से काफी अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट एनिमल्स व्हिच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। आपको मैं बता दूं कि जो वायरस होता है वो शरीर के बाहर, मतलब वो अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, लेकिन जैसे ही कोई जीवित जंतु के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर बैक्टीरिया या प्लांट या एनिमल हो गया, उसके अगर बॉडी में एंटर करता है तो वो वायरस रिप्रोड्यूस होने लगता है, वो ग्रोथ करने लगता है, वो जीवित हो जाता है। तो ये होता है वायरस के लक्षण। ओके, जो कि काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जो वायरस का पिक्चर है कि ये जो वायरस है वो बॉडी के अगर किसी जीवित जंतु के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई लिविंग बींग्स के अंदर घुसता है, इंटर करता है, तो वो लिविंग हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है और फिर अपना रिप्रोडक्शन तेजी से करने लगता है, अपने ग्रोथ को, अपना पॉपुलेशन को जल्दी से बढ़ाने लगता है। Common ailments like cold, influenza, flu and must coughs are caused by viruses। आपको मैं बता दूं कि जो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, जो आप सारे डिजीज देख रहे हैं, ये वायरसेस के कारण होती है। जैसे खांसी, सर्दी, फ्लू या कफ जो भी होता है वो वायरसेस के कारण होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और जो काफी गंभीर बीमारियां होती है जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग चेचक कहते हैं, वो वायरस के कारण ही होती है। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये सब वायरसेस के कारण होती है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स, वायरस, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। ओके, अब डिसेंट्री मतलब दस्त और मलेरिया जो होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोअन्स होती है जो किसी वाहक द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। तो ये जो डिसेंट्री और मलेरिया देख रहे हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। और जहां तक कि टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस की बात है तो वो बैक्टीरियल डिजीज है, वो बैक्टीरिया के कारण हमें होती है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक इसका पढ़ते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निवास स्थान कहाँ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी algae एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कोशिका से भी बनी हो सकती है या फिर बहुत अनेक सारे कोशिका से भी बनी होती है। एक कोशिका का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड कुछ algae और कुछ प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है algae एंड फंगी। They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ठंडी जगह में भी रह सकती है, चाहे वो बर्फ हो, या फिर वो हॉट स्प्रिंग में भी रह सकती है और डिजर्ट में भी रह सकती है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एटमॉस्फेयर के अनुसार रह सकता है। They are also found inside the bodies of animals including humans। आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी के अंदर या फिर अन्य जंतु के अंदर बहुत सारे वायरसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिन्हें हम अपने खुली हुई आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का मदद लेते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के साथ ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर अपने आप ग्रो करते रहते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और हमारे बारे में कि हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच कौन कौन से रिलेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। आपको मैं बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का महत्व हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत काफी ज्यादा है। इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए सही भी होती है और गलत भी होते हैं। वे हमें अफेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे हेल्थ पे बुरा असर भी डाल सकते हैं और हमारे काफी कुछ हद तक मदद भी करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे हार्म करती है, हमें कैसे हानि पहुंचाती है और हमें कैसे मदद करती है।
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें लाभ पहुंचाती है, हमारे लिए सही होती है, उन्हें हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो अब पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, उसका हम लोग उपयोग बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे काम के लिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं। They are used in the preparation of curd, bread and cake। अब मैं आपको बता दूं कि कर्ड के, ब्रेड एंड केक की प्रिपरेशन के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही उपयोग करते हैं। अगर हम लोग दही को तैयार करते हैं या फिर ब्रेड एंड केक बनाते हैं, तो इन सब की प्रिपरेशन में, इन सब की तैयारी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं, जो हमारे लिए फ्रेंडली होता है, जो हमारे लिए सही होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। आपको मैं बता दूं कि जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, जो शराब होती है, उसकी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही की जाती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हम लोग एनवायरमेंट को, पर्यावरण को, वातावरण को साफ करने के लिए भी करते हैं। For example, the organic wastage, vegetable peels, remains of animals, fishes, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria। जो ये सब ऑर्गेनिक वेस्टेज देख रहे हैं हम, जो वेजिटेबल्स का छिलका होता है या फिर जो एनिमल्स का फिशेज होता है, मतलब एक्सक्रीटा जो होती है, जो मल पदार्थ होती है, या फिर एनिमल्स का जो भी रिमेन्स पार्ट होती है, जो भी मतलब वेस्टेज होती है, वो सब बैक्टीरिया के द्वारा ब्रोकन डाउन होती है। उन सब चीजों को बैक्टीरिया अपघटित करती है, उन सब चीजों को बैक्टीरिया अपघटित करती है एंड ऑर्गेनिक मैन्योर में बदल देती है। और वो मैन्योर जो होता है वो फसल के लिए, प्लांट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आप जो भी दवा देखते हैं, बहुत सारे ऐसे दवा होते हैं जिसमें बैक्टीरिया की यूज की जाती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया को उपयोग में लाया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, जो लेग्यूमस के नूडल्स में होती है, रूट्स के नूडल्स में होती है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, वो वेस्टेज को, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो, उस वेस्टेज को वो डिकम्पोज करके एक ऑर्गेनिक मैनर में बदल देती है और वो मैनर प्लांट्स के लिए काफी यूजफुल होता है, वो प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब हम लोग बात करते हैं कि कर्ड एंड ब्रेड के यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं। मतलब अब हम लोग बात करते हैं कि कर्ड एंड ब्रेड के प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे हेल्प करती है। मिल्क इज टर्न इन टू कर्ड बाई बैक्टीरिया। आपको पता होगा कि एक बैक्टीरिया आती है जो मिल्क को, दूध को दही में परिवर्तित कर देती है। A little curd added to warm milk to set curd for the next day. Why? आप अपने मम्मी से पूछना या फिर आपने मम्मी को देखा होगा कि वो गुनगुनी दूध में थोड़ी सी दही को ऐड कर देती है ताकि नेक्स्ट दिन वो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाए। इसलिए मम्मी क्या करती है कि उस गुनगुनी हुई दूध में थोड़ी सी दही की मात्रा ऐड कर देती है ताकि हमें नेक्स्ट डे पूरी की पूरी दूध दही में बदलती हुई नजर आ जाए। तो ऐसा क्यों करती है वो? क्यों वो थोड़ी सी दही को गुनगुनी हुई दूध में डालती है? क्यों ऐसा करती है? वो क्या दूध अपने आप दही में कन्वर्ट नहीं हो सकता जो हम लोग उस दूध में थोड़ी सी दही को ऐड करना पड़ता है? तो इन सब चीज के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में जानते हैं। बिकॉज कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा कि कर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो हमारे लिए फ्रेंडली होता है। The bacterium lactobacillus promotes the formation of curd। जो बैक्टीरिया होती है कर्ड में वो लैक्टोबैसिलस होती है और वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध को कर्ड में टर्न कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड्स, सो वी ऐड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। इसलिए मम्मी जो होती है वो गुनगुनी हुई दूध में, हल्की सी गर्म दूध में थोड़ा सा दही की मात्रा को ऐड कर देती है, जिससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है वो मल्टीप्लाइज करने लगता है, वो रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने लगता है और पूरी की पूरी मिल्क में स्प्रेड हो जाता है। और जिससे क्या होता है कि वो दूध बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण वो दूध कर्ड में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो है चीज के प्रिपरेशन में, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स जो इन सब के प्रिपरेशन में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जिसे हम लोग सूजी कहते हैं, इडलीज एंड भटूराज, इज कर्ड।
जब हम लोग भटूरा या इडली बनाते हैं तो उसमें हम लोग कर्ड को ऐड करते हैं, उसमें हम लोग दही को ऐड करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन है कि हम लोग क्यों इडली एंड भटूरा के प्रिपरेशन में कर्ड को ऐड करते हैं। इसका आंसर भी हम लोग जान लेते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया होती है और ईस्ट होती है वो राइस इडली में, जो इडली बनती है वो राइस से बनती है, और डोसा के बैटर में जो हम डोसा को बनाने के लिए घोल तैयार करते हैं उसमें अगर हम जैसे ही कर्ड को ऐड करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज होने लगती है, या फिर ईस्ट जो होती है वो मल्टीप्लाइज होने लगती है, जिससे क्या होता है कि वो बैटर जो होता है वो काफी टेस्टी बन जाता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या होता है ना कि जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करने लगता है, एकदम लगातार तेजी से अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज करने लगता है, और रेस्पिरेशन के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ईस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिससे क्या होता है कि बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो जो डफ होता है, जो गूदा हुआ है, वो इडली के लिए बनाने के लिए जो हम लोग सामग्री तैयार करते हैं उसमें बबल्स उत्पन्न हो जाते हैं, और जिसके कारण उसकी वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसलिए ईस्ट का भारी मात्रा में हम लोग इन चीजों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे ब्रेड्स है, पेस्ट्रीज एंड केक्स है, या फिर इडली या फिर डोसा, इन सब चीजों के निर्माण के लिए हम लोग ईस्ट या बैक्टीरिया का काफी यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो ईस्ट जो होता है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करने लगता है, काफी तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है, और रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने के कारण उसमें बबल्स बन जाते हैं, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बड़े पैमाने पे अल्कोहल और शराब, इन सब चीजों की यूज के लिए किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन जो शराब है उसमें ईस्ट का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस etc। जो ईस्ट होता है वो नेचुरल सुगर्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो बार्ले, व्हीट हमें मीठा मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें नेचुरल सुगर्स है, और नेचुरल सुगर्स पे ईस्ट अपने आप ग्रो होने लगता है। और क्रस्ट फ्रूट जूस भी मीठा होता है, वो उसमें नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इस नेचुरल सुगर्स पे ईस्ट अपने आप ग्रोन होने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मैं आपको बता दूं कि इस नेचुरल सुगर्स को हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और इसी कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। आपसे अगर कोई को पूछे कि फर्मेंटेशन का आविष्कार किसने किया था, तो आप जवाब देना लुईस पास्चर ने 1857 में ये फर्मेंटेशन का आविष्कार किया था। और फर्मेंटेशन होता क्या है, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं, वो प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज हम लोग अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड को बनाने में करते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मेडिसिनल यूज में कैसे हेल्प करती है। द सोर्स ऑफ सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक टैबलेट्स होते हैं या फिर कैप्सूल होते हैं या इंजेक्शन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाता है। ओके, पेनिसिलिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन में इसका यूज किया जाता है। This medicine kills or stop the growth of disease causing microorganism। जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है अगर वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है तो हम उसके अपोजिट हम लोग अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन के तौर पे हम लोग अपने बॉडी में टेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपोजिट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसे मारता है या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप करता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इसी मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। मतलब एंटी मतलब होता है अपोजिट, और बायोटिक्स मींस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंटी वो मेडिसिन हमारे बॉडी में लड़ता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ता है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है।
These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल जो है एंटीबायोटिक जो वो काफी मात्रा में फंगी और बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये सब जितना भी आपने एग्जांपल अभी देखा और सुना, ये सभी एंटीबायोटिक जो है वो फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और इनका यूज अभी काफी किया जा रहा है। The antibiotics are manufactured by growing a specific microorganism and are used to cure a variety of disease। जो एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जा रहा है वो काफी सारे डिजीज में हमारी मदद कर रहा है, वो काफी सारे डिजीज के खिलाफ लड़ता है। बिकॉज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होती है इनके पास वो कैपेसिटी होती है कि वो अपने वाले अपोजिट से माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। जिस पशु को हम लोग पालते हैं उसके हम लोग भोजन में, उसके आहार में हम लोग एंटीबायोटिक को मिक्स कर देते हैं और जैसे ही वो एनिमल्स या फिर जो लाइव स्टॉक है जैसे मुर्गी हो गया, कुक्कुट हो गया, भेड़, बकरी, जो गाय है वो सब तो बोल नहीं सकते, तो उनके शरीर में उत्पन्न हुए बीमारियों को पता लगाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक को उसके आहार में मिक्स्ड करते हैं, उसके भोजन में मिक्स्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है वो चेक हो जाता है। उससे हम लोग को पता लग जाता है कि अच्छा इस एनिमल में ये इन्फेक्शन हो रखा था। They are also used to control many plant disease। माइक्रोऑर्गेनिज्म का हम लोग एंटीबायोटिक का यूज हम लोग बहुत सारे प्लांट डिजीज के कंट्रोल को करने के लिए भी करते हैं। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses। जो एंटीबायोटिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ती है, लेकिन जो हमारे पास लेकिन अगर हम लोग कभी कोल्ड एंड फ्लू से अफेक्ट हो जाते हैं, सर्दी खांसी से अफेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं होता, क्योंकि जो कोल्ड एंड फ्लू होता है वो वायरसेस के कारण होता है। और आपको पता हो कि एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ता है, वो वायरसेस के खिलाफ नहीं लड़ पाता, क्योंकि वायरस जो है वो अपना रूप चेंज करते रहता है, वो हमारे बॉडी में अपना रूप चेंज करते रहता है, समय समय पे लगातार वो अपना रूप चेंज करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि खांसी सर्दी की कोई भी एंटीबायोटिक नहीं आती है। डिस्कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स का यूज हमारे लाइफ में काफी ज्यादा हो रही है, तो इसका खोज किसने किया होगा और वो खोजकर्ता कौन है और कैसे किया होगा एंटीबायोटिक्स का खोज, तो इन सारे विषयों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किया था, तो आपको बताना होगा कि 1929 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उन्होंने एंटीबायोटिक्स का खोज किया था। He was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevents the growth of bacteria. सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक की खोज की कहानी बहुत रोचक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे जीवाणु जनित रोगों से बचाव हो सके। प्रयोग के क्रम में उन्होंने पाया कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी नज़र एक्सपेरिमेंट प्लेट पर लगे कुछ फफूंद के बीजाणुओं पर पड़े। गहन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे हैं। फफूंद बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर दे रहे थे। तब उनकी समझ में आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही थी और इस प्रकार उस जीवाणु रोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों को थैंक्स। एंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजा लेना, ताकि इससे आप हमारे साथ अपडेट रहें और आपको ऐसे ही इजी वे में डीपली एक्सप्लेनेशन करके टॉपिक वाइज टॉपिक आप चैप्टर को पढ़ते रहें।